जहां यह सवाल भूमि और छठेंद्री के बीच अधूरे जवाब लेकर आया था, वहीं इसी सवाल पर रोहित मारवा के ऑफिस में चिराग मेहता रोहित मारवा को बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। यह माफिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। बसावट से काफ़ी दूर बने हुए उस पागल खाने में जिन लोगों को भर्ती किया गया है, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनके घर वालों का आता पता है। बाकी सभी की जो भी डिटेल्स वहाँ मौजूद है वह सब फेक है। इन लोगों पर अलग अलग तरह के ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यह बताना मुश्किल है कि यह एक्सपेरिमेंट किस ड्रग को बनाने के लिए किया जा रहा है। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ वह माफिया ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी सप्लाई करता है। यह सप्लाई न सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े बड़े रईसों की ज़रूरत पर की जाती है, बल्कि विदेशों में भी इन्हें बेचा जाता है। अपनी बात पूरी करके चिराग मेहता चुप हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है। चिराग को इस तरह खड़ा देखकर रोहित पूछता है, क्या और भी कोई खास इन्फॉर्मेशन लाए हो? चिराग जवाब देता है, यस सर, और फिर चुप हो जाता है। अंत में रोहित मारवा ही कहता है, बोलो चिराग, क्या बात है? चिराग कहता है, मार्केट में एक नया कंपटीटर आया है। अगर यह कहा जाए कि लाया गया है तो ज़्यादा ठीक होगा। रोहित कहता है, लाया गया है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। चिराग कहता है, योगराज अपने सरकारी लिंक्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसकी झोली में डाल रहा है। मैंने पता लगाया है, इस व्यक्ति को अपनी कंपनी रजिस्टर कराए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। इन सालों में इसने ना ही कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है और ना ही इसकी कोई खास ग्रोथ हुई है, लेकिन जिस तरह से योगराज की कृपा हो रही है उस पर, वह जल्दी मारवा और गुलेरिया कंपनी के बाद मार्केट में तीसरी बड़ी कंपनी होगा। रोहित कहता है, इसमें समस्या क्या है? मार्केट है, कंपटीटर्स तो होंगे ही, कुछ पुराने तो कुछ नए। चिराग जवाब देता है, दरअसल उसके सभी काम गैर कानूनी है, ऊपर से नेताओं की तरह साफ और अंदर से काला। इससे पहले कि वह हमारे डीलर्स के लिए किसी तरह की अड़चन पैदा करे, हमें कुछ करना होगा। रोहित जवाब देता है, ठीक है, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है यह तुम अच्छी तरह से जानते हो, जो सही समझ में आए करो। चिराग जवाब देता है, जी सर। वहाँ गुलेरिया ऑफिस में करण गुलेरिया और बाकी बोर्ड मेंबर कंपनी की ग्रोथ और स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कशन करने के लिए मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। एक बोर्ड मेंबर ने कहा, आकाश के जाने के बाद से हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर मारवा कंपनी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। मारवा कंपनी उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके वह ऑर्डर हमसे ही पूरा करवा रही है और फिर उस पर अपना टैग लगाकर मार्केट में उतार रही है। दूसरा बोर्ड मेंबर बोला, अगर यही चलता रहा तो एक दिन गुलेरिया कंपनी के अपने कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं बचेंगे। तीसरे ने कहा, हमें मारवा कंपनी के दिए हुए ऑर्डर्स को पूरा करना बंद कर देना चाहिए। इस तरह रातों रात मारवा कंपनी मुसीबत में फंस जाएगी और हमारे ऑर्डर हमें ही वापस मिल जाएंगे। बारी बारी सभी मेंबर्स ने अपनी अपनी राय रखी। अंत में आकाश गुलेरिया की सेक्रेटरी मैरी, जो अब करण गुलेरिया को असिस्ट कर रही थी, उसने कहा, सर मुझे भी यही लगता है कि हमें मारवा कंपनी के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए मना कर देना चाहिए। मारवा कंपनी ने गुलेरिया कंपनी को बर्बाद करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है वह पूरी तरह से बेकार हो जाएगी और उन्हीं पर भारी पड़ेगी। करण गुलेरिया जवाब देते हैं, मैरी तुम एक हॉनेस्ट और हार्ड वर्कर एम्प्लॉय हो, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए इन दोनों के साथ साथ दूरदृष्टि की भी ज़रूरत होती है। कंपटीटर और दुश्मन में फ़र्क होता है। फिर करण गुलेरिया बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, सभी बोर्ड मेंबर्स मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स खुद मारवा कंपनी के पास गए थे या मारवा कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया था? सभी जवाब देते हैं, खुद गए थे। करण गुलेरिया ने कहा, क्योंकि हम उनका विश्वास कायम नहीं रख पाए। फिर करण गुलेरिया ने आगे कहा, अगर मारवा कंपनी उन्हें मना कर देती है, तब क्या वह हमारे पास वापस आते या अपना ऑर्डर लेकर किसी और के पास जाते? सभी लोग एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं और दबी हुई आवाज़ में कहते हैं, कुछ वापस आ भी सकते थे और ज़्यादातर अपने ऑर्डर्स को पूरा कराने के लिए छोटे छोटे कंपनी के पास चले जाते। करण गुलेरिया कहता है, और जो कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस देती वह आने वाले टाइम में वह मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होती। करण गुलेरिया ने आगे कहा, रोहित मारवा ने अपनी दूरदृष्टि से मार्केट में एक नया कंपटीटर खड़ा होने से रोका है। अगर अपने कॉन्ट्रैक्टर्स वापस चाहिए तो दोबारा से उनका विश्वास जीतो। याद रहे, रोहित मारवा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता नंबर 1 मारवा कंपनी हो या गुलेरिया कंपनी, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो दोनों ही कंपनी उसी की है। सभी मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखकर गॉसिपिंग करने लगते हैं। तभी करण गुलेरिया अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, यह कंपनी अंततः मेरी बेटी अनिका गुलेरिया की है, जो उसकी पत्नी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए करण गुलेरिया कहते हैं, अगर अभी भी किसी के मन में गलतफहमी है तो रोहित मारवा को वह ऑर्डर्स हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास इतनी क्षमता है कि वह रातों रात नई मशीनें लगाकर हजारों नई फैक्ट्रियों का उद्घाटन कर सके, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सोचो क्यों।
करण गुलेरिया की बात सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स में हड़कंप सा मच जाता है और सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। करण गुलेरिया इन शब्दों के साथ उस मीटिंग को विराम देते हैं। रोहित मारवा को अपना दुश्मन समझने की जगह उसका शुक्रिया अदा करो। यह रोहित मारवा की ही सोच है जो उसे नंबर 1 बनाती है। आप सभी के पास अभी भी चांस है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस अपने खाते में डाल सके। यह कहते हुए करण गुलेरिया हॉल से बाहर निकल जाते हैं। जिन लोगों ने करण गुलेरिया को अपनी जवानी के दिनों में बिजनेस एम्पायर को संभालते हुए देखा था, वह आज दोबारा उसी करण गुलेरिया की झलक देख रहे थे। फेयर कलर, गठा हुआ लंबा शरीर, आत्मविश्वास से भरी आंखें और जोश भरी आवाज़। करण गुलेरिया का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि करण गुलेरिया को रोक सके या उसकी बात के खिलाफ जा सके। वहीं दमयंती के साम्राज्य में झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी, दूध सा सफ़ेद रंग, सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और कड़क आवाज़ के साथ रुद्रमा देवी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उसका यहाँ से जिंदा बच जाना ठीक नहीं। तुम मानो या मत मानो, या जो कुछ भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। ना तुम उसे किडनैप करके यहाँ लाती और ना ही यह दिन आज देखने पड़ते। अपने ही और कितने आदमियों की बलि दोगी दमयंती? इतने सालों में बिना किसी की निगाहों में आए जिस साम्राज्य को तुम चला रही थी, आज उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब किस तरह बचाओगी इस किले को दुनिया की निगाहों से? यह जगह बॉर्डर के आसपास होने की वजह से वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता जाता, लेकिन इंसान को दिखने वाली चीज़ों के मुकाबले अनदेखी चीज़ों से ज़्यादा डर लगता है। सिपाही सलार उन्हीं अनदेखी चीज़ों में से एक था। अब रोज़ यहाँ कोई ना भी आए, लेकिन कभी ना आए, अब ऐसी निश्चिंतता के साथ बैठा नहीं जा सकता। रेगिस्तानी की तपती गर्मी में इंसानों को पहरेदारी पर नहीं लगाया जा सकता। यह दमयंती देवी के साम्राज्य की नींव पर अनजाने में ही अनिका गुलेरिया का पहला भारी वार था। दमयंती चीखते हुए कहती है, पता लगाओ वह कौन था जो यहाँ तक चला आया। किसके पास इतनी ताकत है जो मेरे सिपाही सलार को ख़त्म कर सके? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद अपने आदमियों पर बरसते हुए कहती है, अब तक पता किया या नहीं, उसकी सच में याददाश्त गई है या सिर्फ वह नाटक कर रही है? ऐसी कौन सी अमर बूटी उसने खाई है कि हमारे सिपाहियों के जहरीले वारों से भी जिंदा बच गई? योगेश नाम का एक आदमी कहता है, अम्मा साहब पता लगा लिया है, उनके घर में हमारी एक साथी कालिंदी जो केयरटेकर का काम कर रही है, उसने खुद अपने कानों से रोहित मारवा को यह कहते हुए सुना है, तुम्हारी याददाश्त जाना इतना बुरा भी नहीं है। कालिंदी का कहना है कि अनिका की सारी आदतें बदल गई है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, काम करना, सभी के ढंग बदल चुके हैं। वह सब कुछ नए सिरे से सीख रही है। सुनने में यहाँ तक आया है कि वह फिर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बारे में सोच रही है। योगेश हाथ जोड़कर झुकते हुए आगे कहता है, अम्मा साहब इतना ही नहीं, खबर यह भी आई है कि उसकी याददाश्त जाने की वजह से वह रोहित मारवा के साथ रहना नहीं चाहती। उसे रोहित मारवा का प्यार भी याद नहीं, इसलिए रोहित मारवा हर तरह से उसे मनाने में लगा हुआ है। अम्मा साहब घूमते हुए उस आदमी की तरफ देखती है। वह आदमी आगे कहता है, अम्मा साहब हमारे आदमियों की निगाह हर वक्त मारवा हाउस पर बनी हुई है। कल रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए 7 स्टार होटल में गए थे और हमारे आदमियों की निगाह हर वक्त उन पर थी। उन दोनों में से कोई भी यहाँ तक नहीं आया। सुनने में आया है कि यह काम स्पेशल फोर्स और आर्मी का मिला-जुला मिशन था जो मयूर गुलेरिया को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। अम्मा साहब वह लोग देश के सबसे अमीर लोगों में से हैं। अपने घर के सदस्य को ढूंढने के लिए वह आर्मी को मजबूर कर सकते हैं। दमयंती चिल्लाते हुए कहती है, उस मयूर गुलेरिया को मारकर उसकी लाश क्यों नहीं पहुंचा दी उसके घर? जब तुम लोगों को पता था कि वह यहाँ छुपा हुआ है तो उसे जिंदा क्यों छोड़ा? और फिर चिल्लाते हुए अपने पास रखे हुए सामान पर हाथ दे मारती है। दमयंती का ऐसा गुस्सा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वह लोगों को मौत की सजा सुनाती थी, वह भी बड़े शांत स्वभाव से। रुद्रमा देवी कहती है, शांत हो जाओ, इतने गुस्से से काम लोगी तो सही करने की जगह कुछ गलत कर बैठोगी। यहाँ मारवा हाउस में अपनी ही दुनिया की तमाम उलझनों को सुलझाने में लगी अनिका को श्रेया से मिलने जाने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त श्रेया और मयूर गुलेरिया दोनों ही गुलेरिया हाउस में थे। अनिका ने सोचा उन दोनों को मिलने के लिए उसे गुलेरिया हाउस जाना चाहिए। यह सोचकर वह तैयार होने के लिए अपने बेडरूम में जाती है। जैसे ही वह अपने कपड़ों की ड्रॉवर खोलती है, रोहित मारवा अनिका गुलेरिया के पीछे की तरफ से उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डाल देता है। बिना किसी सेकंड की देरी के अनिका इतनी जोर का दाव रोहित के हाथों के लॉक को तोड़कर उसके पेट पर करती है कि रोहित अपना पेट पकड़कर फर्श पर बैठ जाता है और कहता है, फाइटर वाइफ के साथ रोमांस भी नहीं किया जा सकता। अनिका की स्पीड इतनी अधिक थी कि उसे यह दाव खेलने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। जब अनिका को एहसास होता है कि उसके पीछे रोहित था, अनिका अपने माथे पर अपना हाथ रख लेती है।
फिर झट से रोहित के पास बैठ जाती है और पूछती है, जोर से तो नहीं लगी? रोहित कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस फूलों के छूने का एहसास हो रहा है। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अनिका रोहित को सहारा देकर खड़ा करती है और बेड पर बैठने में मदद करती है। रोहित बैठते बैठते अनिका के गले में अपने दोनों हाथ डालकर उससे भी बिस्तर पर गिरा लेता है और उसे अपने दोनों हाथों से लॉक करके उसके गालों को चूमने लगता है। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और बंद आंखों से कहती है, मिस्टर मारवा, अभी नहीं, अभी मुझे गुलेरिया हाउस जाना है। रोहित मारवा की आंखें बंद थी। वह अनिका की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है। अनिका फिर धीमी आवाज में बंद आंखों से कहती है, हटो, मुझे अभी जाना है। रोहित के कानों में अनिका की आवाज़ जाकर भी दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। अनिका लंबी सांस लेती है और अपने दोनों हाथों को खुद के और रोहित के बीच में क्रॉस लॉक करके दीवार खड़ी कर लेती है। फिर धीरे से आँख खोलती है और कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रोहित अपनी आंखें खोलता है, बड़ी सी स्माइल देता है और अनिका के माथे को चूमते हुए फर्श पर खड़ा हो जाता है। फिर अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका रोहित के हाथ में अपना हाथ देती है। रोहित उसे खींचते हुए अपने करीब ले आता है और अनिका को अपनी बाहों के बीच में कैद करके कहता है, आपका हर हुक्म सिर आंखों पर। फिर उदास चेहरे से कहता है, क्यों मुझे तुमसे दूर होना पड़ता है? तुम हर पल मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं रह सकती, आम बीवियों की तरह? अनिका जवाब देती है, खुद सोचो। रोहित सोचने की एक्टिंग करते हुए मजाक में कहता है, खास को चुनने के खामियाजे हैं। फिर अनिका कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और खुद को रोहित की पकड़ से छुड़ाकर फिर से ड्रॉवर की तरफ चलने लगती है। रोहित मारवा पीछे हटते हुए कहता है, ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अनिका कहती है, पूछो मिस्टर मारवा। रोहित कहता है, बताओ वाइफी, तुम उस दिन परेशान क्यों थी? अनिका जवाब देती है, उस बात को जाने दो मिस्टर मारवा, वैसे भी मैं परेशान नहीं थी, बस कुछ सोच रही थी। रोहित कहता है, अब बताओ भी। अनिका जवाब देती है, जिस चीज़ की ज़रूरत तुरंत हो और वह तुरंत ना मिल सकती हो तो उस बारे में क्यों बात करनी? रोहित कहता है, अगर रोहित मारवा अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा इस हेल्थ वेल्थ नाम फेम का? एक बार कहकर तो देखो। अनिका कहती है, मुझे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब चाहिए जिसमें मैं बिना किसी को पता चले काम कर सकूं, वह भी यहीं पर। रोहित मारवा कहता है, मतलब मारवा हाउस में? अनिका जवाब में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित कहता है, इसमें तो महीने लगेंगे। अनिका जवाब देती है, वही तो। रोहित मारवा जवाब देता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, तुम गुलेरिया हाउस होकर रहो, तब तक मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ।